हेलो साथियों, तो स्वागत है मेरे सुपर स्टडी पे। आज सेट प्रैक्टिस साइंस की सेट प्रैक्टिस 18 करने वाले हैं। 17 हम लोग कल देख चुके थे। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे परीक्षा दृष्टि में कि सिल्वी जो है सिल्वी कल्चर में अध्ययन किया जाता है, तो वनों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन को हम लोग आखिरी बार कर चुके थे और बाकी है आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है। तो वीटी जो कल्चर होता है वो अंगूर से संबंधित होता है। बेहद प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार आप लोग लगा भी चुके होंगे, तो इसका आंसर डी कर लेंगे कि विटीकल्चर जो है, विटीकल्चर किससे संबंधित है। विटीकल्चर जो है वो अंगूर से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सॉरी, पेलियो जो है पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो जो पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। पेलियो जो वनस्पति के अंतर्गत हम जंतु जीवाश्म, फफूंदी या शैवाल का नहीं अध्ययन करते हैं। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि फफूंदी फंगस का अध्ययन हम माइकोलॉजी होता है, शैवाल का अध्ययन फैकोलॉजी होता है, आप जानते होंगे। तो इसका आंसर डी कर लेंगे। डी होगा कि पेलियो इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे कि एग्रो एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। जो एग्रोस्टोलॉजी होता है उसमें अध्ययन हम घासों का करते हैं। तो इसका आंसर सी करेंगे। 3 नंबर का आंसर सी होगा कि घासों का अध्ययन को हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। तो आंसर सी कर लेंगे घासों का। फिर देखते हैं पुष्पीय पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनका अध्ययन हम फेनेरोगेम्स में करते हैं। किस में करते हैं? फेनेरोगेम्स में। तो इसका आंसर बी कर लेंगे कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो फेनेरोगेम्स में करते हैं। आंसर बी होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग लगा लेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि मानव मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन किया जाता है। मानव जन जाति वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये जनजातियों की औषधि से संबंधित इसमें हम अध्ययन करते हैं। मानव वनस्पति में क्या होता है कि जनजातियों की औषधि से संबंधित पौधे जो होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो 5 नंबर का आंसर जो होगा वो डी होगा। ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और खुद भी रिवीजन कर सकते हैं कि भूले ना, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखते हैं, इसको मिलान करना है। तो इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो मिला लेते हैं कि फूलों की खेती तो फ्लोरिकल्चर होती ही है। फलों की खेती, फसलों की जो खेती है वो एग्रोनॉमी कहा ही जाता है। फसल खेती से एग्रोनॉमी कहा ही जाता है। और फलों की जो थी, फलों को इसे पोमियोलॉजी कहा जाता है। पर ये जो सब्जियों की है वो हॉर्टिकल्चर नहीं होती, सब्जियों को हम ऑर्बेरिकल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। सी सुमेलित नहीं है, बाकी ये सुमेलित है। ये होता है फ्लोरिकल्चर। फसलों को हम एग्रोनॉमी कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, पर ये जो सब्जियों की खेती को हॉर्टिनी और भी कल्चर कहते हैं। तो आंसर सी कर लेंगे। ये तो ये हो गया है, फिर भी हम लगा लेंगे अगर कि संघ टेरिकियोफाइटा में क्या होता है। तो टेरिकियोफाइटा में होता है टेरिडाफाइटा, अन अनिवृत अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। नहीं दिखा होगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो मैं बता रही हूँ सही। फिर देखते हैं कि जीवाश्म धुंधला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी धुंधला है, ये तो नहीं लगा पाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं, इसको मैच कर लेंगे कि क्या इसका बताया गया है। तो देखते हैं इसको मैच करके। ये तो बहुत आसान है, इसको हम लोग आसानी से लगा लेंगे, कर लेंगे, आसानी से लगा लेंगे। तो लगा लेते हैं आसानी से। देखते हैं कि जो थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। जो क्या बोलते हैं, पेलियो बोटनी है ना, पेलियो बोटनी का संबंध जो है वो पेलियो बोटनी का संबंध किससे होता है। तो वो पादप जीवाश्मों के अध्ययन से होता है। किससे? पादप जीवाश्मों के अध्ययन से। विटीकल्चर तो अभी हम लोग देखे थे कि विटीकल्चर जो होता है वो व्यापारिक अंगूर पर व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन से होता है। फ्लोरिकल्चर देखेंगे तो फ्लोरिकल्चर हम लोग देखे थे कि वो फूलों से संबंधित है। और एग्रोनॉमी देखे थे वो फसलों की खेती से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। आप लोग विस्तार से बैठ के लगा सकते हैं।
और फिर अब हमारी बारी है परीक्षा दृष्टि की, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको करेंगे। तो देखते हैं कि थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत शैवाल, कवक, जीवाणु। याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि शैवाल, कवक, जीवाणु किस किस थाइलम के अंदर आते हैं, किस फाइटा के अंदर, तो वो थैलोफाइटा। ये सब फाइलम है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रायोफाइटा। तो ये सब याद रखेंगे कि जो शैवाल है, कवक है, जीवाणु है, ये सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। फिर देखते हैं कि थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं। तो थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण में देखेंगे तो इस उपजगत के पौधों में भ्रूण नहीं होता तथा संवहन उत्तक का अभाव होता है। सही बात है कि थैलोफाइटा में जो है उसके पौधे में भ्रूण नहीं बनता है और संवहक उत्तक का भी अभाव होता है। आपको पता होगा कि ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में ये सब विकसित नहीं होंगे, उनके पौधे का भ्रूण विकसित नहीं होता, उनमें संवाहक उद्दक नहीं होता। अगर सबसे विकास होता है तो वो जाके टेरिडोफाइटा में होता है। तो ये याद रखेंगे इसका। तो जीवाणुओं को किस फाइलम में रखा जाता है, जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उसे किस फाइलम में रखा जाता है। तो देखिए कि साइजोमा साइजोमाई को फाइटा में, साइजोमाई का फाइटा जो है उसमें बैक्टीरिया को रखते हैं। क्या, साइजोमा माई को फाइटा में बैक्टीरिया को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संघ टेरिडोफाइटा आते हैं। टेरियो जो फाइटा है, संघ टेरियोफाइटा आते हैं, तो टेरिडोफाइटा में आते हैं। जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी ये सब भी टेरिडोफाइटा में आते हैं। क्वेश्चन था जो धुंधला था वो यही चीज था कि टेरिडोफाइटा में आते हैं। तो वो जो है टेरिडोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी यानी कि आवर्तवीची और अनावर्तवीची जो होता है वो बताया जा रहा है। जाऊंगी। फिर देखते आगे कि जिन पौधे में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, रखे गए हैं। कहने का मतलब है कि जिन जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है, यानी कि संवाहक ऊतक नहीं है परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, उसे ब्रायोफाइटा में रखा गया है। यानी कि ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या है कि उसमें संवहन ऊतक की अनुपस्थिति होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। अभी हम लोग पीछे देखे थे कि जो थैलोफाइटा था उसमें भ्रूण भी निर्माण नहीं हो रहा था और संवहन ऊतक भी नहीं था, पर इसमें जो है ब्रायोफाइटा में भ्रूण भ्रूण का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इनका जो भी इम्पोर्टेंस है याद रखना चाहिए। कौन से पौधे पत्ती रहित और तथा जड़ रहित होते हैं। कहने का मतलब है कि जिसके पास पत्ती भी नहीं है और जड़ भी नहीं है, तो फर्न जो है वो पत्ती रहित और जड़ रहित पौधा होता है। कौन, फर्न। तो देखिए तालाब या जल का रेशम उपमा किसे प्रदान किया जाता है। तालाब या जल का रेशम उपमा किसे प्रदान किया जाता है, तो ये अस्पाइ अस अस्पाइरोगायरा नामक शैवाल जो है वो तालाब या जल में रहता है, उसी से हम वाटर रेशम बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं अस्पाइरोगायरा नामक शैवाल से हम तालाब या जल का रेशम प्राप्त करते हैं। तो स्पाइरोगायरा नामक शैवाल याद रख लेंगे। फिर बोला गया कि किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। बेहद इजी और पूछा हुआ क्वेश्चन, किस शैवाल से आयोडीन बनता है। तो देखिए लीमिनेरिया नामक शैवाल से जो है वो आयोडीन बनता है। ये भूरे शैवाल, इसे भूरा शैवाल भी कहा जाता है। अगर कौन सा, लीमिनेरिया नामक शैवाल से जो है वो आयोडीन बनता है। लीमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन बनता है। आगे चलते हैं और भी परीक्षा दृष्टि में देखेंगे। ये बेहद अच्छे क्वेश्चन होते हैं मेरे, तो लगाएंगे इसको भी। मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। इसको भी हम लोग लगाएंगे कि अगर अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है। अगर अगर आपको पता है कि जो अगर अगर है वो शैवाल का नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अगर अगर शैवाल का नाम है, पूछा जा रहा है किससे प्राप्त होता है, तो जेलिडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, जेलिडिनियम नामक शैवाल से जो है वो अगर अगर नामक पदार्थ प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया को उनका जो अन्य नाम है वो नीली हरी शैवाल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नीली हरी शैवाल का नाम क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया है। या घुमा के भी पूछ जाता है कि साइनोबैक्टीरिया का अन्य संज्ञा क्या देते हैं, तो नीली हरी शैवाल। ठीक है, याद हो गया होगा। समुद्री सलाद उपमा किसे प्रदान किया गया है। ये तो अलवा को जो है, अलवा को समुद्री शैवाल का संज्ञा दिया जाता है। समुद्री सलाद किसे कहा जाता है, तो अलवा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अलवा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कि संसार का 90% प्रकाश संश्लेषण होता है तो शैवालों द्वारा। याद रखेंगे
संसार का जो 90% प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो शैवाल करते हैं। ठीक है, हरी शैवाल में कौन से पदार्थ संचित होते हैं? यानी कि मतलब कि जो हरा शैवाल है तो वो कौन सा पदार्थ को संचित करके जमा करके रखता है? तो मंड स्टार्च को जो है हरी शैवाल स्टार्च को जमा करके रखता है, इसीलिए तो प्रकाश संश्लेषण 90% होता है। क्लो क्लोरीन कोलेरिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? कोलेरिन नामक जो प्रतिजैविक है, कोलेरिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये कोलेरा शैवाल से। किससे? कोलेरा शैवाल से। कोलेरा शैवाल बहुत प्रसिद्ध शैवाल है, आप जानते होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी एक मैं विशेषता बताऊंगी अभी। देखिए, पूछा गया कि हरी नीली शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? हरी नीली जो शैवाल है जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, उसमें प्रकाश जो संश्लेषण होता है उसमें उसका उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो देखिए ये जो होता है वो ग्लाइकोजन होता है, उसमें जो प्रोडक्ट पाया जाता है वो ग्लाइकोजन होता है, याद रख लेंगे। एग्जाम में पूछा हुआ है अभी कहाँ, तो HCC CGL 4 में 4 होने वाला, उसमें पूछा जाएगा, 3rd में पूछा गया था। तो ग्लाइकोजन याद रख लेंगे। फाइको फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एसएससी एसएससी सीजीएल बोल रही हूँ, BSSC जो CGL 4 है उसका सेट प्रैक्टिस लगा रही थी, तो उसमें ये क्वेश्चन था, तो ये मुझे याद आ गया कि ग्लाइकोजन था उसमें। फिर देखते हैं कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी है, आपको पता होगा कि सवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। बेहद इजी क्वेश्चन। फिर देखते हैं, हरे शैवाल के पादप होते हैं तो वो सौपोषी होते हैं। जो हरे शैवाल होते हैं ना वो सौपोषी होते हैं। आपको पता होगा कि एक हाइड्रोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है, तो ये है हाई हेमोजीनियस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? भारतीय आधुनिक शैवाल के पिता, आधुनिक शैवाल के पिता किन्हें कहा जाता है? तो MOP अयंगर जो है उन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान के पिता कहा जाता है। MOP अयंगर, याद रख लें। फिर देखते हैं कि केंद्रक तथा कोशिका द्रव के आपसी संबंधों के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सी शैवाल प्रयुक्त की जाती है? तो केंद्रक और कोशिका द्रव, आपको पता होगा कि केंद्रक होता है उसके आसपास में कोशिका द्रव होता है, इसका संबंध पता करना, आपसी संबंध के लिए हम एसी एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एसिटेबुलेरिया जो है, एसिटेबुलेरिया नामक शैवाल का हम इस्तेमाल करते हैं केंद्रक और कोशिका के द्रव के आपसी संबंधों के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे कि धान के खेत में नीली हरी शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करने पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कितनी वृद्धि प्राप्त की गई है? तो ये 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कहने का मतलब ये है, आपको लग रहा होगा क्या पूछा होगा, अगर हम धान की खेती में नीली हरी जो शैवाल होती है, नीली हरी शैवाल, उसको हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, यानी खाद के रूप में प्रयोग कर लेते हैं, तो प्रति हेक्टेयर जो हमें उत्पादन मिलेगा वो कितना अधिक हो जाएगा? तो वो 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में अगर हम नील हरी शैवाल डाल देते हैं तो हमें 12 कुंटल अधिक उत्पादन हमें चावल का मिलेगा, ये कहने का मतलब है। आगे बढ़ते क्वेश्चन में कि पौधे एवं जंतुओं का संयोजक होता है यूगेलिना, को किस वर्ग में रखा गया है? ये तो बेहद इजी क्वेश्चन है कि पौधे और जंतुओं के संयोजक को यूगेलिना कहते हैं, इसे किस वर्ग में रखा गया है? तो इसे शैवाल के वर्ग यूगलिनिडी में रखा गया। किस में रखा गया है? यूगलिनिडी में रखा गया। शैवाल के वर्ग यूगलिडी में रखा गया है, किसे? तो यूगेलिना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर एग्जाम में देखेंगे। चाय तथा कॉफी की फसलों को प्रभावित करने वाले लाल गेरुई रोग किसके कारण होता है? चाय तथा कॉफी की फसलों को प्रभावित करता है, वो गिरवई रोग होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो शैवाल के कारण होता है, याद रखिए। क्या बोला कि द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन क्लो कैलोरेला, तो 70% होता है प्रोटीन। कैलोरेला भी एक सवाल है, उसमें पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं, और भी प्रश्न होंगे और प्रश्नों को लगाएंगे। तो देखते हैं, प्रश्न पढ़ कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? इसमें से आप याद रख लेंगे कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में मतलब कि प्रयोग किया जाता है। तो एजोला भी है जो उसे हम जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। नील हरी शैवाल को भी अभी हम देखे थे कि धान का खेत में डाले थे। अल्फा अल्फा को भी, तो इसका आंसर डी कर लेंगे। ये नाइट्रोलिन कोई ये नहीं होता, जैव उर्वरक नहीं होता, तो याद रख लीजिए 1 2 3, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? तो इसका आंसर
एजोला होगा। एजोला जो है जैविक उर्वरक है, ये तो खरपतवार होता है। यूरिया तो जानते होंगे। एस्ट्रोसाइक्लिन एक एक ये होता है, एसिड होता है। तो इसको याद रखेंगे। जो एजोला होता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, तो बताती हूँ कि ये जो एजोला होता है वो जैव उर्वरक होता है, याद रखेंगे। ये खरपतवार है, और यूरिया तो जानते होंगे। फिर देखते हैं कि समुद्री जो है, समुद्री खरपतवार, खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो जो समुद्री खरपतवार है वो निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो बताओ कि आयोडीन उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है, इसीलिए इस प्रकार इसका डी आंसर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि निम्न निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। तो ये जो अगर हम इसको नील हरित शैवाल के साथ मिला देंगे ना एजोला को, तो एक अच्छा उर्वरक बन जाएगा, यानी कि एक अच्छा खाद बन जाएगा। आप उसे फसल में डालिएगा तो फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। तो यही कहने का मतलब है कि इसका आंसर ये होगा कि नील हरित शैवाल को हम एजोला के साथ मिला देंगे तो एक अच्छा उर्वरक बन जाएगा। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 5वें नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर धान होगा। अभी हम देखे थे कि धान में नील हरी शैवाल मिला देने से 12 कुंटल अधिक उपज हो रही थी। तो इसका आंसर सी कर लें कि धान में जो है, धान में नील हरी शैवाल हम मिलाते हैं मुख्यतः उर्वरक के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और भी क्वेश्चन होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 6ठे नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो इसका आंसर भी आप ये कर लेंगे, एजोला जो है एक जैव उर्वरक का स्रोत है। फिर बोला कि 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अभी हम देखे थे कि शैवाल में जो होता है, शैवाल में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा शैवाल भाग लेते हैं। इसका आंसर हम करेंगे सी, कि जो एनाबीना है, एनाबीना तथा नोस्टॉक जो है। क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस सवाल भाग लेते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा सवाल भाग लेता है। तो याद रखें, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, स्थिरीकरण, उसमें एनाबीना और नोस्टॉक जो होता है वो भाग लेता है। ये दोनों सवाल, एनाबीना और नोस्टॉक, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। तो इसका आंसर सी कर लेंगे। फिर चलते हैं, देखते हैं। ये जो है साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। ये तो बेहद ही क्वेश्चन है, नील हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। 10वें नोट क्वेश्चन की तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किससे प्राप्त होता है। ये तो हम लोग अभी देखे थे। तो इसका आंसर ए होगा कि स्पायरोगाइरा से प्राप्त होते हैं। ठीक, ये आंसर कर लेंगे, स्पायरोगाइरा से प्राप्त होते हैं। ये पीडीएफ आप मुझसे प्राप्त भी कर सकते हैं और दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के इसी तरह के क्वेश्चन है और इसी तरह के परीक्षा दृष्टि है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जरूर इस पीडीएफ को लीजिए और रिवीजन करिए। देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर की। कैरोलीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। जो कैरोलीन नामक प्रतिजैविक है वो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। तो आंसर सी कर लेंगे 11 नंबर का, कि कैरोलीन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है तो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि पूर्ण अनुपस्थित होता है। तो पूर्ण अनुपस्थित हम लोग कहाँ देखे थे कि जो पूर्ण है वो कहाँ अनुपस्थित होता है। तो इसको हम लोग देखे थे ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में देखे थे कि भ्रूण अनुपस्थित था। इसी प्रकार इसका आंसर क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजोला जो है, एजोला एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचरी होता है। तो इसका सहचरी जो होता है वो नील हरित शैवाल होता है। यानी कि ये आंसर करेंगे कि एजोला जो बहुत जैव उर्वरक के रूप में कब उपयोग किया जाता है, जब इसका साथ देने वाला कौन होता है, तो नील हरित शैवाल। तो इसका आंसर ए कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जो सूक्ष्म जीव जो है प्रयोग किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया याद रख लेंगे कि वो सूक्ष्म जीव के रूप में और उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसमें, उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। तो ये कोलेरा होगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, इसमें पढ़ी हूँ बहुत बार, फिर भी देखते हैं। आंसर देखते हैं, 15 का डी सही है। कंफर्म हो गई हूँ। तो कोलेरा की यही विशेषता मैं बताना चाहती थी कि किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। तो कोलेरा का किया जाता है। भूल जाती हूँ कभी कभी। निम्नलिखित में से 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा कि कौन सा जो कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है।
इसका आंसर ए हुआ। कोलेरा जो होता है, कोलेरा वो सौर ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये इसका आंसर ए कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, 18-19 देख लेते हैं। 17, 18, 19 देख लेंगे। तो क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारित से संबंधित है। नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है तो नीला हरा शैवाल जो है वो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित होता है। भूरा शैवाल नहीं, लाल शैवाल नहीं, हरा शैवाल नहीं, नीला हरा शैवाल जो है नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि सबसे बड़ा जो है कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन सा है, तो इसका आंसर सी करेंगे कि एसिटावुलेरिया जो है सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। ठीक, सी आंसर कर लेंगे। 19 नंबर को देखेंगे। तो 19 नंबर में बताया गया है कि नो स्टॉक क्या था, तो नो स्टॉक तो नीलहरित शैवाल का उदाहरण था, एनाबिला, और नो स्टॉक नीलहरित शैवाल का उदाहरण ही न था, तो इसका आंसर ए कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करेंगे। इधर क्वेश्चन तो नहीं है, पीडीएफ का आप ले सकते हैं, दोबारा क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं। फिर आया हमारा परीक्षा दृष्टि जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा तथ्य इसमें रहता है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसको कि है निर्जमीकरण यानी कि स्टेरिलाइजेशन क्या है, तो किसी स्थान से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया जो है निर्जमीकरण कहलाती है। इससे उपकरणों या आंतरियों को ऑटोक्लेव या प्रेशर कुकर में जो है 110 से 120 तापमान पर सेंटीग्रेड तापमान पर तथा 15 पौंड दाब पर 15 मिनट रखकर करते हैं। देखिए, पूछा जा सकता है कि जो ये निर्जमीकरण है उसका संबंध किससे या उसमें क्या होता है। तो याद रखिए, किसी भी स्थान को जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की प्रक्रिया जो है, यानी बैक्टीरिया को पूर्णतः जो खत्म करना है ना, उसे हम निर्जमीकरण कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप। फिर देखते हैं कि विवरियो जीवाणु का आकार कैसा होता है। तो कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस के सेट पेपर में ही था ये। तो विवरियो जीवाणु का आकार कैसा होता है, तो